नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम चाय पर समीक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह और हमारे संपादक नीरज कुमार दुबे इस वक्त जुड़ रहे हैं सीधे पटना से। और सर आपका भी स्वागत है। और लोकसभा चुनाव अपने आखिरी चरण में है। 7वां चरण के लिए 1 तारीख को वोट डाले जाएंगे। 6 चरण के चुनाव समाप्त हो चुके हैं। आज रविवार का दिन है। चुनावी दंगल भी जबरदस्त तरीके से है। ऐसे में जी, जी। बिना किसी लाग लपेट के सीधा सवाल, आपको माहौल क्या नजर आया? देखिए, माहौल अगर मैं आपकियों की बात करी, एक तो मैं पहले तो बता दूँ कि मैं आपके शहर पटना में हूँ और यहाँ की जो घटनाएँ हैं, वो सब देख रहा हूँ, राजनीतिक घटनाएँ देख रहा हूँ और यहाँ पर जैसा कि हम आस-पास के जो संसदीय क्षेत्र हैं, चाहे आरा हो, बक्सर हो, काराकाट हो, पटना साहिब है, उसके बाद फिर जो पाटलिपुत्र है, पटना पाटलिपुत्र है। ग्रामीण जिसको तो इन सबको अगर हमने देखा तो ये शहर और उसके आस-पास के गाँव में भी हम गए तो एक चीज़ जो है वो स्पष्ट है कि यहाँ पर मोदी जी के प्रति लोग स्नेह रख रहे हैं और चाह रहे हैं कि जिस तरह से उनकी योजनाओं का जो लाभ मिला है, वो अनवरत जारी रहे। हालाँकि अगर हम बात करते हैं ग्रामीण इलाकों में जाते हैं तो जहाँ पर जातिगत मुद्दे हावी हैं, वहाँ पर आरजेडी गठबंधन को भी प्रमुखता दिखती है। लेकिन एक चीज़ मुझे स्पष्ट नज़र आ रही है कि नरेंद्र मोदी जी के प्रति नाराज़गी का कहीं कोई भाव नहीं है। कुछ सीटों पर हमको ऐसा ज़रूर लगा कि स्थानीय जो उम्मीदवार हैं, उनके प्रति नाराज़गी है, लेकिन लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने अच्छा काम किया है और नीतीश कुमार के प्रति भी हमें कोई ऐसी क्योंकि चुनाव लोकसभा का है, तो बात वैसे नीतीश कुमार की कम ही हो रही है, लेकिन फिर भी ऐसा कोई बड़ी नाराज़गी हमको नज़र नहीं आई। हालाँकि शिक्षक जो हैं, वो ज़रूर नाराज़ बताए जा रहे हैं और उससे बीजेपी भी जैसा हमारे यहाँ पर पार्टी के लोगों से बातचीत हुई, बीजेपी के स्तर पर काफ़ी प्रयास हो रहे हैं कि शिक्षकों को मनाया जाए, क्योंकि खासतौर पे अगर मैं खाली पटना की बात करूँ, तो यहाँ पे बताते हैं कि 50,000 के आसपास उनकी संख्या है, तो वो एक बड़ा कारक हो सकता है अगर बीजेपी को नुकसान होता है वोटों का। लेकिन अगर हम देखें हाँ, वो क्योंकि ये शिक्षक वाला पटना मुद्दा अलग है। वो जी, बिहार में शिक्षा जी, व्यवस्था क्योंकि जी, के पाठक के जी, आने के बाद से लगातार शिक्षकों का टकराव एक राजभवन के साथ भी होता रहा है। तो एक जी, जी, मुद्दा जी। अलग है वो। जी, और उसको जी। तो मनाने की उसको कोशिश लेकिन लेकिन बीजेपी की ओर से की जा रही है। उसको बीजेपी गंभीरता से ले रही है और अभी 2 या 3 दिन पहले अमित शाह जब आए थे यहाँ पर पार्टी के नेताओं के साथ उन्होंने बैठक ली है। जो छठा चरण का जो मतदान जैसे जो कि आज शनिवार को कराया गया, उसके बारे में उन्होंने देखा कि किस तरीके से क्या पार्टी की तैयारियाँ हुँ। हैं, बूथ प्रबंधन को लेकर। 7वें चरण का जो चुनाव प्रचार है, वो कैसे आगे बढ़ेगा, किन मुद्दों को आगे लेके जाना है। तो ये सब चीज़ें तय हुई और आप देखिए कि जिस दिन छठे चरण का मतदान हो रहा था, उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 3 रैलियाँ कर बिहार में जो 7वें चरण का चुनाव प्रचार है, वो गरमा दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आ रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आ रहे हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री आ रहे हैं, तो लगातार जिस तरीके से बीजेपी के केंद्रीय नेताओं का यहाँ पर आगमन हो रहा है, वो बीजेपी मैंने आज एक जो बीजेपी के कार्यालय भी गया, तो वहाँ पर जो नारा लिखा हुआ था कि इस बार 40 हमार। अब की बार 40 हमार, ऐसा कुछ नारा लिखा हुआ था। तो वो बीजेपी के नेताओं से, जेडीयू के नेताओं से हमारी बातचीत हुई, तो सबका ये कहना है कि हम पिछली बार किशनगंज नहीं जीते थे, इस बार किशनगंज भी जीतेंगे और जिस तरीके से चुनाव अभियान आगे बढ़ रहा है और जनता का समर्थन मिल रहा है और इतनी कड़ी धूप में जिस तरीके से जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में आ रही है, गृहमंत्री अमित शाह की रैलियों में आ रही है और नीतीश कुमार ने भी काफ़ी रैलियाँ करी हैं और उनकी रैलियों में भी अच्छी खासी भीड़ है, तो वो दिख रहा है कि जो जन समर्थन है एनडीए के साथ है। खासतौर पर अगर हम देखें, एक चीज़ जो देखने को मिल रही है कि अगर महिला मतदाताओं की अगर हम बात करेंगे, तो वो पूर्णतः एनडीए के साथ खड़ी नज़र आ रही हैं क्योंकि चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे यहाँ पर नीतीश जी की सरकार हो, दोनों ने ही महिलाओं के लिए खासतौर पर ध्यान रखते हुए, उनको केंद्र में रखते हुए नीतियाँ बनाई हैं और उनको सफलता के साथ आगे बढ़ाया है। तो महिला एक बड़ा कारक होगा जो चुनाव परिणाम आएँगे। ओवैसी भी यहाँ पर अपना 7वें चरण में प्रचार करने आए हैं और वो भी चाह रहे हैं कि कुछ उनका मत प्रतिशत उनकी पार्टी का बढ़ जाए, लेकिन वो सब चीज़ें हवा-हवाई हैं क्योंकि यहाँ पर जो मुख्य मुकाबला है वो एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन है। देखना होगा कि कौन आगे निकल पाता है। जी, एक सवाल सर जी, चूँकि जिन 4 राज्यों पे चाहे भारत के लोग हों या फिर विदेश के लोग हों, जिन 4 राज्यों पे सबसे ज़्यादा दूरबीन से नज़र गड़ाए बैठे हैं, उनमें बिहार है, पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र है और उत्तर प्रदेश है। जी, बताया जा रहा है कि इन चारों राज्यों में बड़ा उलटफेर भी हो सकता है। यही जी, 4 राज्य भाजपा के भविष्य को लेकर तय करेंगे कि कितनी सीटें आ रही हैं। तो जी। इन 4 राज्यों में आपको माहौल 2019 की तुलना में कितना बदला लगा? क्या 2019 में जो लहर दिखी थी इन 4 राज्यों में आपको इस बार भी बरकरार है?
जी, एक तो मैं इन विश्लेषकों को या जो लोग कह रहे हैं कि बड़ा बदलाव होने वाला है, उनको कहना चाहूँगा थोड़ा-सा पहले आप ग्राउंड पे निकलिए। आप एसी कमरे में बैठ के हुँ, अपने एक कुछ हमने सोच लिया या हमने अपना आकलन लगा लिया, उसके आधार पर कह देना या घोषणा कर देना, भविष्यवाणी कर देना गलत है। आप जब फील्ड में निकलेंगे तब आपको पता चलता है। आपने जिन 4 राज्यों की बात करी, उनमें मैं अगर पश्चिम बंगाल की बात करूँ, तो हाँ, वहाँ बदलाव की लहर है। बदलाव किस लिए? तृणमूल कांग्रेस शासन के खिलाफ। वहाँ पर बदलाव हुँ, इसलिए हो रहा है कि जो 13-14 साल से सरकार चल रही है, उससे लोग नाराज़ हैं। वहाँ बदलाव इसलिए हो रहा है क्योंकि जो तमाम योजनाओं का लाभ है वो उनको नहीं मिल रहा है। वहाँ बदलाव इसलिए हो रहा है क्योंकि राज्य सरकार केंद्र से लड़ती रहती है और इन दोनों के बीच में संबंध में जो तनाव है, खिंचाव है, उसका नुकसान जनता को होता है। वहाँ बदलाव इसलिए है क्योंकि चाहे तुष्टीकरण की राजनीति हो, चाहे अन्य प्रकार से जो प्रलोभन देकर राजनीति की जाती हो, तो वहाँ पर इसकी बहुतायत है और उसका जो खामियाज़ा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। तो आम आदमी वहाँ बदलाव के मूड में है। मुझे लगता है कि बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी 2019 में और इस बार उनका जो आंकड़ा है 24-25 या उन्होंने जो लक्ष्य तय हुँ, किया 30 उसको भी टच कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। आपने बात करी महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में एक बात हमको देखनी होगी कि वहाँ पर जो इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच मुकाबला था, उसमें हमको देखना होगा कि बीजेपी के साथ जो शिवसेना का जो हिस्सा आया है, आप देखिए कि सबसे ताकतवर हिस्सा आया है। उद्धव ठाकरे के पास कुछ नहीं बचा है। आप देखिए कि हुँ, एनसीपी का जो हिस्सा बीजेपी के साथ आया है, वो सबसे ताकतवर आया है। शरद पवार के पास कुछ नहीं बचा है, वो बाप-बेटी एक साथ हैं, ठीक है, समर्थक उनके साथ भी हैं। लेकिन मैं खुद गया हूँ बारामती में, मैंने खुद देखा है अजीत पवार की ताकत को मैंने खुद देखा है कि किस तरीके से वहाँ के जो आम लोग हैं, वो अजीत दादा पवार के साथ खड़े हैं। तो ये एक मजबूत गठबंधन है और तमाम समीकरणों को साधते हुए, खासतौर पे प्रकाश अम्बेडकर चूँकि एमबीए के साथ नहीं गए हैं, तो ये एक बड़ा फ़ायदा वहाँ पर एनडीए को होने जा रहा है। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के बारे में जो लोग तमाम तरह के आकलन कर रहे हैं और इससे पहले आपने देखा होगा कि वहाँ पे मराठा आरक्षण मुद्दा गरमाने का प्रयास किया गया था, लेकिन मनोज जरांगे को मनाया गया, वो शांत हुए। तो आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव के बीच में वो मराठा आरक्षण मुद्दा कहीं था ही नहीं। तो बीजेपी ने और एनडीए ने खास तौर पर महाराष्ट्र पे ध्यान दिया है कि हमको क्योंकि महाराष्ट्र पे ध्यान देना इसलिए भी बहुत ज़रूरी था बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरना वहाँ पे इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि अभी हम देखेंगे 6-7 महीने बाद वहाँ पे विधानसभा के चुनाव हैं। तो जो हुँ, लोकसभा चुनाव के जो परिणाम होंगे उसका सीधा असर वहाँ पर सीट बँटवारे की पर जब बातचीत होगी उस पर पड़ेगा। वो जो जिस पार्टी का जैसा परफ़ॉर्मेंस रहेगा उसकी उतनी हिस्सेदारी उसके खाते में आएगी। तो ये एक सिर्फ़ महाराष्ट्र का जो चुनाव एनडीए ने लड़ा है वो अभी लोकसभा के लिए नहीं विधानसभा को भी ध्यान में रखते हुए लड़ा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ठीक है, कोई हो सकता है कि थोड़ा बहुत उलटफेर जनता करती भी, लेकिन कोई बहुत बड़ा उलटफेर महाराष्ट्र में मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। खास तौर पे मैं मुंबई की 6 सीटों की बात करूँ तो वो उसमें एनडीए जो गठबंधन है वहाँ पे महाविकास अघाड़ी की बात अगर हम कर लें, जो एनडीए का जो गठबंधन है, तो वो एमवीए उनका है, इनका महायुति है। माफ़ कीजिएगा हुँ, महायुति बीजेपी और एनडीए का। तो महायुति के पक्ष में मुझे 6 सीटों पे गया था। तो वो 6 की 6 सीटें महायुति के पक्ष में मुझे ज़्यादा दिख रही थी, तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के बारे में जो हुँ, तमाम विश्लेषक हैं, जो बहुत बड़े बदलाव की बात कर रहे हैं, वो शायद 4 तारीख को गलत साबित होंगे। आपने बात की उत्तर प्रदेश में मैं विभिन्न चरणों में मैं अधिकांश सीटों पर गया हूँ और ये बात आप समझिए कि ठीक है कि जातिगत मुद्दे वहाँ पर कुछ सीटों पर हावी रहे और साथ सामाजिक मुद्दे कई जगह हावी रहे। लेकिन अगर हम देखें बीजेपी का जो 63 था वो आंकड़ा उस पिछली बार का 2019 का, बीजेपी उससे आगे जा रही है, पीछे नहीं आ रही है और ये आप देखिएगा परिणाम में ये परिलक्षित होगा। हो सकता है बीजेपी 70 टच कर ले या उससे ऊपर भी चली जाए। तो उत्तर प्रदेश को जो लोग नहीं समझ पाए हैं या जो उत्तर प्रदेश की पिछली राजनीतिक स्थिति के हुँ, आधार पर उसका आकलन करते हैं, वो ज़रा अपने आप को बदलें, अपनी भी उनके पैरामीटर्स हैं, उसको बदलें। आपने चौथा राज्य बिहार की बात करी, आपने देखिए बिहार में हम और आप भी भली-भाँति परिचित हैं बिहार की राजनीतिक स्थिति से। एक चीज़ स्पष्ट देखने को मिलती है कि बिहार में जो मुकाबला है, एनडीए बनाम इंडिया है और खासतौर पर नीतीश जी के एनडीए के में आने के बाद से परिस्थितियाँ जिस तरीके से बदली हैं और बीजेपी को यहाँ पर 2 डिप्टी सीएम के रूप में ताकत मिली है और बीजेपी की जो नई लीडरशिप है, उसको काम करने की आज़ादी मिली है। क्योंकि तमाम जो कई केंद्रीय नेता थे, जो कि हस्तक्षेप करते थे, उनको साइडलाइन किया गया। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनको क्योंकि अब उनमें से एक है भी नहीं। तो यहाँ पे पूरी आज़ादी जो मिली काम करने की और जिस तरीके से आप देखिए कि एनडीए में बड़े भाई के रूप में वैसे ठीक है जनता दल यूनाइटेड एक बड़े भाई के रूप में होता था, लेकिन आज बीजेपी एनडीए में बड़े भाई के रूप में जिस तरीके से पूरे चुनाव प्रबंधन को सँभाल रही है,
रैलियों की बात हो, चाहे तमाम मुद्दों को की बात हो, घोषणा पत्र में क्या-क्या रहेगा उसकी बात हो, तो आप देखेंगे कि तो पूरा बड़े भाई के रूप में बीजेपी आ चुकी है। हुँ, वो भाव यहाँ पे अपना जमा चुकी है और उसके आधार पर आगे बढ़ रही है और हमने बिहार में कई जगह क्षेत्र में दौरा किया और जैसा मैंने आपको अभी भी कहा, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कोई नाराज़गी नहीं है और यहाँ पर भी जो हिंदुत्व की जो लहर थी, खासतौर पर राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि आप जानते हैं कि धार्मिक प्रवृत्ति के लोग यहाँ पर हैं और जिस तरीके से राज्य सरकार चल रही है, उसके प्रति थोड़ा बहुत नाराज़गी कुछ वर्गों में है। लेकिन उसका प्रभाव कोई लोकसभा चुनाव पे नहीं पड़ने जा रहा है और बहुत से संसदीय क्षेत्रों में हमने देखा कि स्थानीय सांसदों को जब दोबारा उम्मीदवार बनाया गया, उनके प्रति थोड़ी बहुत नाराज़गी है। लेकिन मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर शायद उनकी भी नैया पार हो जाएगी। लेकिन सर एक चीज़ है सर, चूँकि 2 राज्य और भी हैं जिनकी चर्चा होनी होगी, लेकिन हो सकता है अगले एपिसोड में हम लोग करेंगे वो हरियाणा और पंजाब में है कि उस पे क्या होता है। जी, लेकिन सर जी, आप चूँकि सबसे ज़्यादा मैंने देखे अपने साइट्स पे जितने भी वीडियोज़ गए, महिला मतदाताओं से आपने ज़्यादा संपर्क किया है, महिला मतदाताओं को जी, आपने ज़्यादा जानने की और समझने की कोशिश की है। और जी। जो आंकड़े बता रहे हैं वो यही है कि महिला मतदाताओं की जो संख्या है पुरुषों की तुलना में ज़्यादा आए हैं इस बार बूथ बिल्कुल, तक। बिल्कुल। तो जी, सर जो कांग्रेस ने साल में 1 लाख रुपए देने की बात कही है, 5 किलो की जगह 10 किलो अनाज देने की बात कही है। क्या वो महिला मतदाताओं तक पहुँचा है या अभी भी महिला मतदाताओं के मन में वो 5 केजी अनाज है जो मोदी सरकार दे रही है? जैसा आपने नीतीश कुमार के लिए भी बोला कि उन्होंने भी महिला सेंट्रिक जो योजनाएँ लाए हैं वो भी महिलाओं की नज़र में है। तो क्या महिला कन्फ्यूज़ है या महिला को लग रहा है कि नहीं मुझे जहाँ देना है वहाँ मैं दे के आऊँगी? नहीं, बिल्कुल आपने जैसा कहा कि जो 5 चरण का जो अगर हम मतदान देखते हैं, तो उसके हुँ, जो आंकड़े आए हैं, वो स्पष्ट रूप से दर्शा रहे हैं कि महिला मतदाताओं ने बाजी मार ली है पुरुष मतदाताओं की अपेक्षा और आप हुँ, एक चीज़ हमने जो देश भर का हम चूँकि दौरा कर चुके हैं, हमको एक चीज़ नज़र आ रही है कि पुरुष मतदाता भले ही उसका मत विभाजित हो कि मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, महिला मतदाताओं के मन में कोई संकोच नहीं है। वो कहती हैं कि हमको मोदी जी चाहिए और हम उन्हीं को वोट देंगे क्योंकि उन्होंने हमें आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ाया है, उन्होंने हमारे मन के अंदर सुरक्षा का भाव दिया है, उन्होंने हमें केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से सशक्त किया है और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और तमाम अन्य जो योजनाएँ, जो महिला हुँ। केंद्रित योजनाएँ हैं, उनका लाभ सभी उम्र वर्ग की और सभी धर्म, जाति की महिलाओं को मिल रहा है। जो मैं आपको बताऊँ तो महिलाओं ने जो उसमें जो मेरे साथ अनुभव साझा किए हैं, उसके लिए बहुत लंबा समय हो जाएगा, लेकिन मैं 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा। एक जो मुस्लिम महिला थी मेरी जब उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि मैं तो मोदी जी के भक्त हूँ क्योंकि उन्होंने हमें 3 तलाक से आज़ादी दिलाई है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने बताया कि अगर अब स्थिति ये है कि अगर पति लड़ते-लड़ते भी एकदम चुप हो जाता है क्योंकि उसको लगता है कि उसके मुँह से कहीं वो शब्द ना निकल जाए। अगर वो निकल गया तो फिर मोदी जी छोड़ने वाले नहीं हैं। और आप सोचिए कि जो महिला मतदाता हैं, वो ये कह रही हैं, एक महिला मतदाता ने बताया कि मेरे घर में प्रधानमंत्री आवास योजना है, मेरे घर में प्रधानमंत्री जी ने जो हर घर जल योजना लाई उसके तहत वहाँ पे हर हुँ, नल से जल आता है। उन्होंने बताया कि मेरे पास उज्ज्वला है, उन्होंने बताया कि मेरे पास आयुष्मान है, तो जो महिलाओं को योजनाओं का लाभ मिले, इसका खास ध्यान रखा गया। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जब अयोध्या में हुँ, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री हुँ, एक महिला के घर भी गए थे। और उन्होंने देखा था कि किस तरीके से वहाँ पे उनको आवास मिला है, नहीं मिला है या अन्य योजनाओं का लाभ मिला है, नहीं मिला। आयुष्मान कार्ड का उनका कुछ दिक्कत थी, तो उसी दिन सारे के सारे अधिकारी उनको देकर आ गए थे। तो ये एक मैसेज प्रशासन के बीच में भी है कि महिलाओं को जो योजनाओं का लाभ है, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला नज़र रखे हुए है और अगर कहीं गलती हुई या कहीं कोई चूक हुई, तो वहाँ से फटकार लगेगी, नहीं तो फिर हमको भाग के काम करना पड़ेगा। तो इस तरीके का एक माहौल है और दूसरा क्या बोलते हैं, एक महिला ने मुझे ये भी कहा कि मैंने पूछा कि आप तो वोट दे रही हैं मोदी जी को, लेकिन घर में और लोग किसको दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा महिल वो भी मोदी जी को देंगे क्योंकि मैंने घरवालों को कह दिया है कि घर की शांति के लिए ज़रूरी है कि मोदी जी को वोट दीजिए। तो इस तरीके का एक स्नेह और प्रेम जो है प्राइम मिनिस्टर के प्रति देखने को मिल रहा है। तो मुझे मैंने आपको जैसा कहा कि पुरुष मतदाता भले विभाजित है, महिला मतदाताओं के मन में कोई संकोच नहीं है, उनको पता है कि हमको वोट कहाँ डालना है और वो यही कर रही हैं और मोदी जी बार-बार यही आप देखिए उनकी जो रैलियाँ होती हैं उसमें यही कहते हो कि मुझे स्त्री शक्ति का पूरा आशीर्वाद है और उन्होंने 2-3 सभाओं में अपनी ये भी कहा है कि मेरा ये पहला चुनाव है जब मैं अपनी माँ के पैर छुए बिना हुँ। नामांकन करने गया। तो ऐसी उनका जो महिलाओं के मन में वो जगह बना चुके हैं। मुझे लगता है कि उनका जो एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने का लक्ष्य है वो महिला मतदाता ही उसको पूरा कर देंगे। बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि कांग्रेस की ओर से जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने पटना में ही कहा कि हम 10 किलो अनाज देंगे
नहीं, वो उसका कोई नहीं है। देखिए, और उन्होंने कहा ना उन्होंने 8,500 की आपने कहा कि महिला मतदाताओं को हाँ, पता है कि नहीं पता? हमने जब उनसे पूछा कि वो 8,500 रुपए आपको दे रहे हैं, 1 लाख रुपए दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में आप ध्यान कीजिए कि उन्होंने 6,500 या 6,000 या 6,800 रुपए हुँ, ऐसा कुछ देने की बात कही थी। ₹7200 हमने तब हम 72 हाँ, हमने तब उन्होंने कहा कि हमने तब भी नहीं दिया था उनको वोट। तो आप सोचिए कि उनको वो याद है कि पिछली बार उन्होंने 6800 कहे थे, हुँ, अब वो 8500 कह रहे हैं, तो ना हमने 6800 पे दिया था, ना हम 8500 पे दिए। बिल्कुल। तो जी। देखना दिलचस्प होगा क्योंकि अब 10 दिन का वक़्त बचा हुआ है और इसी स्टूडियो में हम चुनावी नतीजों पर भी चर्चा करेंगे। अपने दर्शकों से हम ज़रूर कहेंगे कि आप धैर्य बनाए रखिए, अब आखिरी चरण में चुनाव पहुँच चुका है, हमारे संपादक जी हमसे लगातार जुड़े रहेंगे। फिलहाल आज के चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में आप सभी से लेते हैं विदा, अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी, तब तक मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्ष्य के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।